हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी के अंदर डेरिवेशन के तौर पे आ जाता है ये, और बेसिक भी इसका बहुत जरूरी है। चार्ज पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट होता है, कैसे यूज होता है, ये सब बातें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज अ डिवाइस used to accelerate charge particle। समझ गए? एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। कौन से चार्ज पार्टिकल? ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हर टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, जनरली बुक्स में लिखा होता है कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, लेकिन नेगेटिव को भी करता है, नेगेटिव आयंस को। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, लेकिन उसको नहीं करता। क्यों नहीं करता वो बाद में देखेंगे। अच्छा, इट डज नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एक्सेलरेट नहीं करता। ठीक है, जस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सेलरेटर का काम करता है। इट इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब कैसे क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये सारी बातें हमें देखनी है। चलो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ये कहता है एक चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कर सकता हूं, काफी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता हूं एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर हो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मतलब जिसकी पोलैरिटी एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होती रहे। मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज एक ऐसा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होगा जिसकी पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे एक फिक्स टाइम के बाद। उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेशन फील्ड का एक फिक्स टाइम के बाद फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी। हाई एनर्जी का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फील्ड की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो 5 सेकंड के बाद ये चेंज हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो पोलैरिटी एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होती रहेगी। उसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर एक्सेलरेट करना, हाई एनर्जी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है। अदरवाइज मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता, उसको बार बार चेंज करने की क्या जरूरत थी। समझ गए? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है। जनरली सीबीएसई में कई बार पूछ लेते हैं इसका प्रिंसिपल बताओ साइक्लोट्रॉन का। तो चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी। हाई एनर्जी से एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। पर्पज ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? आपको पता है
if charge particle enters a perpendicular magnetic field, it revolves in circular path। इसका मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। क्यों भाई घुमाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर में क्यों घुमाया? स्ट्रेट लाइन ले जाओ। स्ट्रेट लाइन ले जाने के लिए मुझे बहुत बड़ा पाइप चाहिए, टनल चाहिएगी कई हजारों किलोमीटर की, उसमें ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ एक क्या है, रिंग, दो डिस्क ले लेंगे, डी शेप कंडक्टर लेंगे, उसमें वो घूमता रहेगा, तो एक छोटी जगह में वो बार बार घूमता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्ट्रेट लेंगे तो बहुत लंबी टनल चाहिए कई हजारों किलोमीटर की, इसलिए परपेंडिकुलर फील्ड का यूज किया ताकि वो गोल गोल घूमता रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सेकंड, पर्पज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? इट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है हर फिक्स टाइम के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे कैसे ये बातें हम लोग अभी देखेंगे, कैसे क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई बेसिक बेसिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हर टाइप के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, न्यूट्रल को नहीं करता। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद सर्किट डायग्राम। सर्किट अरेंजमेंट, इसमें क्या होते हैं, डी शेप कंडक्टर लेते हैं, दो सिंपल डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल सा। मान लो मेरे पास इस टाइप से डी शेप कंडक्टर है, ठीक है, डी शेप्ड कंडक्टर्स। ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है आपको। क्या दिखाया हुआ है बेटा? फ्रंट व्यू। जैसे सिलेंड्रिकल ड्रम देखा है, समझ रहे हो? सिलेंड्रिकल ड्रम को बीच में से काट दो, काटे बाद क्या बचेगा आपके पास? इस टाइप से बचेगा, और इधर का हिस्सा ऐसे बचेगा। हाँ या ना? ऐसा बचेगा ना? तो सिलेंड्रिकल ड्रम के अंदर आप लोगों ने ऊपर से देखा, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये ऑब्जर्वर है तो आपको डी दिखाई देंगी, तो ठीक है ना, है तो सिलेंड्रिकल लेकिन फ्रंट व्यू है इसका, समझ गए? जैसे टॉप व्यू कह सकते हैं। क्या है ये? टॉप व्यू। इतनी बात समझ में आ गई? टॉप व्यू बोलो, फ्रंट व्यू बोलो, कोई बात नहीं। डी शेप कंडक्टर हो गए, यहां पे चार्ज का सोर्स रख दिया हमने, ठीक है, आयन सोर्स बोल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी होगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो इनवर्ड मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, दिस इज सोर्स, आयन सोर्स। इतनी बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। इतनी बात। यहां मैं ऐसे बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। यहां मैंने एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया दोनों डी पे, ये D1 और ये D2, दो डी ले ली मैंने, D1 और D2। इसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और कभी कभी इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोल देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी और रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, जनरली अप्रोक्स या 10⁻⁷ लेके चलते हैं, अदरवाइज बहुत हाई होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता,
यानी 10⁻⁷, ठीक है, यहाँ रिवोल्यूशन पर सेकंड कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी पता क्या होती है आपको, ये आयन सोर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए जैसे ही एक आयन यहां से बाहर निकलेगा, सबसे पहली बात मान लेते हैं लेट क्या, ये वाली डी पॉजिटिव और ये वाली डी नेगेटिव मान लेते हैं, और एक पॉजिटिव आयन यहां पे है, एक पॉजिटिव आयन यहां पे है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है आउटवर्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो किधर मूव करेगा, ये इधर करेगा, ठीक है। अब ये इधर मूव करेगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पता है ना क्या होता है, फर्स्ट फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस फोर्स, चेक करते हैं फोर्स किधर आएगा किधर घूमेगा। फील्ड अंदर, ये एक पॉइंट ले लिया, इसको वेलोसिटी किधर मिली, इधर, तो वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ आया ऊपर, फोर्स ऊपर आया, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स इधर आया, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, थोड़ा और नीचे ले लो इसको, इस टाइप से, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आया ये ऐसे जाके भाई ऊपर क्यों आया, कौन सा पाथ है ये, सेमी सर्कुलर पाथ, क्यों, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, और चार्ज पार्टिकल का मोशन, फील्ड तो इनवर्ड है, पार्टिकल यूं जा रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। और आप लोगों ने पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर है तो अंदर ही घूमेगा, और बाहर से एंटर करेगा तो बाहर जरूर निकलेगा, ठीक है ना, तो अंदर ही घूमेगा। लेकिन परपेंडिकुलर है तो जैसे ही यहां से चला एक सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। सेमी सर्कुलर, देखो यहां वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट हुआ और यूं चला, जैसे ही इसमें एंटर करेगा, एंटर करते ही एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही गैप में आएगा फिर से फील्ड में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही गैप में आता है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जैसे ही गैप में आता है पोलैरिटी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इस आयन को क्या करेगा, फिर से अट्रैक्ट। तो पहले मान लो इसको वेलोसिटी मिली थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 से अंदर चला और 2 से बाहर आ गया। जैसे ये गैप में आया इसने फिर से अट्रैक्ट किया, तो वेलोसिटी मान लो हो गई 2 से 4, तो वेलोसिटी 2 से 4 हो गई तो बढ़ गई। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी स्पीड ज्यादा होगी, तो इस बार ये एक बड़ा सर्कल बनाएगा इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जा रही है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सर्कल की रेडियस इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है, अरे बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो ये इस टाइप से चलता जाएगा प्रोसेस, और फाइनली चार्ज पार्टिकल को यहां से ऐसे, मान लो यहां एक कट दे दिया विंडो, और यहां से जाके टारगेट पे टकराएगा, जहां भी इसको टकराना है, चार्ज आयन, ठीक है। ये चार्ज आयन है, एक्सेलरेटेड, एनर्जेटिक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, चार्ज पार्टिकल यहां से चला तो एक सेमी सर्कल पूरा किया, सेमी सर्कल पूरा करेगा, जैसे यहां गैप में आएगा इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, जैसे मैं बताया, फिर से एक्सेलरेट होगा तो स्पीड बढ़ी तो बड़ा सर्कल बनाया, फिर गैप में आया फिर पोलैरिटी चेंज होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी और बड़ा सर्कल, फिर
तो एवरी हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है और ये स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बड़ा सर्कल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की सिचुएशन सेटिंग यहां पे हो रही है कि जैसे ही पार्टिकल गैप में आएगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल गैप में आएगा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। इस टाइप की सिचुएशन जिसके अंदर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जैसे ही गैप में आएगा उसी टाइम पे डी की पोलैरिटी चेंज हो। इसका मतलब डी की पोलैरिटी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल के रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो रही है? मैच। और दोनों अगर मैच हो रही हैं तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस कंडीशन। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? पार्टिकल गैप में हाफ साइकिल के बाद, एवरी हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज, स्पीड बढ़ेगी, समझ रहे हो? यहाँ पे आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर ये, फिर स्पीड बढ़ेगी, ये। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो ये सर्कल बड़ा हो रहा है तो इसकी रेडियस बड़ी हो रही है, तो रेडियस के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं करता। दूसरा वेलोसिटी, एवरी हाफ साइकिल के बाद वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम पीछे पढ़ चुके, हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो आप देख पा रहे हैं एवरी हाफ साइकिल के बाद इसकी रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट जितने टाइम में ये गैप में आ रहा है वो टाइम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जिस टाइम में ये गैप में आएगा उसी टाइम पे डी की पोलैरिटी चेंज होगी। तो इसकी पोलैरिटी चेंज होने का टाइम और गैप में आने का टाइम सेम है, और वो टाइम रेडियस और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये था बेटा डायग्राम इसका। साफ सुंदर डायग्राम बना लेंगे आप लोग, कैसे ये घूम के वापस आ रहा है, और ये एक विंडो दे देंगे जिससे ये पार्टिकल बाहर आएगा और टारगेट पे टकराएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद बात आती है कि भाई मुझे ये समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गई, यहां से क्या निकल के आया? टाइम जो है वो रेडियस और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में थ्योरी में। ठीक है, फिर एक चीज यहां पे है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या थी? रेजोनेंस कंडीशन ये थी कि जितने टाइम में पार्टिकल गैप में आ रहा है उतने टाइम में पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी तभी वो दूसरी डी में एंटर करेगा। अरे भूल गए? ये ऐसे था ना, पार्टिकल यहां था तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यूं आया, जैसे ये गैप में आया ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। अदरवाइज अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हुई और पार्टिकल गैप में आया, जैसे मान लो ये ऐसे था, जैसे ये गैप में आया पोलैरिटी चेंज नहीं हुई तो ये नेगेटिव इसको दोबारा खींच लेगा, एक्सेलेरेट हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is same as frequency of oscillating electric field। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल के रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इट इज रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोला इसको? रेजोनेंस कंडीशन। ये क्या होती है बेटा? रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कभी पूछ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, अब बात करें वर्किंग की। भाई वर्किंग बताओ इसकी। वर्किंग में क्या करना है? तो जैसे मैंने आपको बातें बताई वही इसमें बातें लिखनी होती है सीबीएसई के हिसाब से, काफी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है ये भी 1 नंबर का पार्ट। तो इसमें सिंपल वर्ड्स में 2-4 लाइनों में अब लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं। क्या? एज द पार्टिकल या एज चार्ज पार्टिकल
enters one of these, it revolves in circular path। ठीक है, हमने पढ़ा सर्कुलर पाथ होता है। एज इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, it accelerates due to change in polarity of oscillating electric field। ठीक है, it accelerates and moves with more velocity in big circle, and this process repeats, ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। एंड फाइनली पार्टिकल इज टेकन आउट एंड कोलाइड विद टारगेट, जो भी टारगेट है वहां पे टकरा जाएगा। तो ये 2-3 लाइनें लिख सकते हैं हम लोग, कोई खास बात नहीं है। बेसिक ब्रीफ में समरी होगी जो मैंने बताया, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है वर्किंग भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थ्योरी की। बेटा थ्योरी क्या होती है? थ्योरी का मतलब है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। थ्योरी का मतलब क्या है? मैथमेटिकली। थ्योरी का क्या मतलब हुआ? देखो ये डी थी मेरे पास, जैसे ही पार्टिकल यूं चला यहां पे आया तो क्या कंप्लीट किया? सेमी सर्कल पूरा किया। तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एफ मैग्नेटिक, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QVB, और ये क्या होता है? mv²/r। v वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? v। ठीक है, एक v से v कैंसिल, r को ऊपर ले आओ, mv/vq। ये बातें पीछे भी आ चुकी हैं चार्ज पार्टिकल में, वही बातें आ रही हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पीछे वाले केसेज में हमने कंप्लीट टाइम पीरियड निकाला था, लेकिन अभी तो एक सेमी सर्कल पूरा हो रहा है। तो टाइम टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल को पूरा करने का टाइम t मान लेते हैं। तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस क्या होगी? πr। अरे 2πr कंप्लीट होती है πr डिवाइड बाई v। ठीक है भाई, r/v निकाल लो, v को नीचे ले आओ यहां से, तो r/v क्या हो जाएगा? mv/vq। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया बेटा? πm/vq। ठीक है, अब टाइम जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेडियस और वेलोसिटी पे। इसका मतलब ये टाइम t है तो ये भी टाइम t होगा आने जाने का। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? t + t, t 2t, तो t क्या हो गया? 2t। 2t क्या होता है? सीधा पुट कर दो, πm/vq। तो कल जो आंसर आया था वही आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन न्यू 1/t, तो bq/में 2πm, ये भी मुझे पता है। ठीक है ना, तो जो पहले फ्रीक्वेंसी आई थी वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अरे बोलो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2πν। तो 2πν क्या होगा भाई? ओमेगा 2πν मेरे पास है, bq/में 2πm, तो ओमेगा आ गया bq/m। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, एक नोट करने वाली बात क्या आई थी यहाँ पे? देखो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई 2πm/bq।
इसको क्या बोलेंगे, Q बाई एम को चार्ज टू मास रेशियो क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो Q बाई एम, ठीक है। तो इफ B इज कांस्टेंट, B इज सेम फिक्स एंड न्यू इज ऑल्सो फिक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रिमेन्स सेम। चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा। जैसे चार्ज पार्टिकल मान लो प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन है, कुछ भी ले लो, चार्ज टू मास रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो बेटा के मैक्स क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह वी मैक्स, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही तो बढ़ती जाएगी, फाइनली जब मुझे निकालना होगा वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्या पुट करूं यहाँ पे, देखो सिंस क्या फॉर्मूला आया था अभी, आर इक्वल टू एम वी बाई वी क्यू, तो आर मैक्स चाहिए तो वी मैक्स हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस ही बढ़ेगी, तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वी मैक्स क्या होगा, बी क्यू आर मैक्स बाई एम, ये पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल, तो बेटा के मैक्स क्या आ गया, के मैक्स आ गया बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, आर मैक्स डिवाइड बाई 2m। हालांकि ये फॉर्मूला मैं पहले भी ड्राइव करवा चुका हूं आप लोगों को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में, लेकिन फिर भी साइक्लोट्रॉन के लिए इसको अलग से करें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डी में कितनी आएगी, समझ पा रहे हो, फिर देखो एक बार, ये चार्ज पार्टिकल था मेरे पास, फील्ड परपेंडिकुलर, भूल गए हो तो फिर से, ठीक है। पार्टिकल कैसे गया, ऐसे, इस टाइप से बाहर निकला था, याद आ रहा है। तो क्या देखा, फर्स्ट हाफ साइकिल वेलोसिटी और रेडियस कम है, नेक्स्ट हाफ साइकिल वेलोसिटी बढ़ी रेडियस बढ़ी, और नेक्स्ट वेलोसिटी बढ़ी रेडियस बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी रेडियस बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी रेडियस बढ़ी, चलता जाएगा। फाइनली यहाँ पे वी मैक्स है और आर मैक्स है, समझ गए, जब बाहर निकलेगा समझ रहे हो ना, बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ये, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस। भाई साइक्लोट्रॉन की क्या क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है। पहली, इट कांट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सेलरेटेड या कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बिकॉज इट इज अ लाइट पार्टिकल, बहुत कम मास होता है ना इसका, लाइट पार्टिकल बहुत कम मास है लाइट पार्टिकल, सो इट गोज out of step after few revolutions। इसका मतलब क्या हुआ, इट गोज आउट ऑफ स्टेप आफ्टर फ्यू, ये मैंने लिखने के लिए बताया आ जाए, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बहुत हल्का पार्टिकल है, हल्का पार्टिकल है तो बेटा देखो ध्यान से, ये जैसे ही एक्सेलरेट होगा 2-3 स्टेप में ये बाहर हो जाएगा। मतलब शुरू से देखो, इनिशियली मान लो ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव है, ऐसे गया ऐसे आया, फिर मान लो ऐसे गया ऐसे आया, लेकिन जैसे ही गैप में आया ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये इसके अंदर वापस चला जाएगा, तो ये बात समझ रहे हो।
जितने टाइम में पार्टिकल गैप में आएगा उतने टाइम में इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाएगी, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये बहुत हल्का पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, बहुत जल्दी हाई वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो जितने टाइम में गैप में ये आएगा उससे पहले ही या उसके बाद में पोलैरिटी चेंज होगी, साथ साथ नहीं होगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगी, और 2-3 स्टेप के बाद या कुछ स्टेप के बाद ये जिस डी से निकला था उसी में वापस चला जाएगा और फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा हाई फाई एनर्जी इसको नहीं मिल सकती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो सकता। और देखो थर्ड पॉइंट, एट हाई एनर्जी और वेलोसिटी क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी का, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सिलेबस में नहीं है अपने। ये कहता है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र, ठीक है। m नॉट होता है रेस्ट मास, जो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो हम बात करते हैं मास हमेशा कांस्टेंट है उसकी, ये चेंज होने वाला मास, ठीक है। तो एज v, देखो v अगर c से बहुत कम है तो c कैन बी नेगलेक्ट, v c से बहुत कम है तो v बाई सी, वी स्क्र बाई सी स्क्र नेगलेक्टेड, विवाह समझ रहे हो? तो m क्या आ जाएगा? m नॉट। अगर ये रेशियो बहुत कम है तो 1 के कंपेरिजन में इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा? 1, m इक्वल टू m नॉट मास बराबर, ठीक है। लेकिन एट हाई v इज कंपेरेबल टू c एंड v स्क्वायर बाई c स्क्वायर कांट बी नेगलेक्टेड। इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो ये वैल्यू 1 से कम तो रहेगी, 1 से कम रहेगी, और 1 से कम वैल्यू 1 में से आप माइनस करोगे तो भी 1 से कम आएगा, और रूट करोगे तब भी 1 से कम आएगा, और 1 से कम वैल्यू अगर यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब मास इंक्रीजेज, मास इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? अगर मास इंक्रीज होगा तो पार्टिकल बिकम स्लो, पार्टिकल स्लो डाउन। अरे मास बढ़ेगा पार्टिकल हैवी हो जाएगा, हैवी होगा तो स्लो हो जाएगा। एंड रेजोनेंस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो हाई वेलोसिटी होने के बाद चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाएगी और वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि सी के आसपास नहीं है, सी से कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हम उसको नेगलेक्ट कर दें, तो मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ने से क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो जितने टाइम में ये पार्टिकल गैप में आएगा उतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाएगी, तो जिस डी से निकला था उसी में वापस चला जाएगा, फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई होगी बात? तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो सकता, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं हो सकता, और हाई स्पीड एक लिमिट के बाद और ज्यादा अचीव नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद बात आती है यूजेज। भाई क्या क्या यूज है? पहली, टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन अब न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, इसमें सिर्फ एटम और न्यूक्लियर की बात करते हैं। तो एक कोई न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके ऊपर ये टकराएगा तो क्या होगा? उसमें बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे, उसका पता लगेगा। जैसे बिग बैंग थ्योरी का पता लगाया जा रहा, कुछ साल पहले 5-7-10 साल पहले एक मशीन बनाई गई थी ना, LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। उससे बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था उसका पता लगाने के लिए एक बड़ी मशीन में पार्टिकलों को एक्सेलरेट करवा रहे थे हाई एनर्जी से, फिर किसी न्यूक्लियस पर टकराते, वो खराब हो गई थी। कॉन्सिडेंटली वो खराब हो गई, इसलिए हम रह गए, अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ पता लगता। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी न्यूक्लियर पर टकराएगा तो वी कैन नो अबाउट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें उसके बारे में कुछ नया पता लग जाए। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रकार के पार्टिकल होते हैं हमें सिर्फ इतना पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन उसके अलावा भी काफी होते हैं, पायोन्स, कायोन्स, मिजॉन्स, लेप्टॉन्स, बहुत सारे।
मतलब 100+ पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आगे जाके एमएससी में पार्टिकल फिजिक्स आती है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ, एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही ब्रांच कह सकते हैं पार्टिकल फिजिक्स की, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है वहाँ पे, ठीक है। फॉर आयन इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन क्या होता है, कोई सॉलिड है उसमें हाई एनर्जी का पार्टिकल टकराएंगे तो वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, आयन इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा एनर्जेटिक पार्टिकल ऑल्सो यूज इन मेडिकल पर्पज, ये मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज किया जाता है मशीन से। तो इसके यूजेज हैं, अब दो याद कर लो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, फॉर आयन इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्यों यूज करते हैं, लिमिटेशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एडवांटेज क्या होती है, यूजेज क्या होते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।